हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको रेगुलर जो हमारी क्लासेस की पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन सीरीज जो हम करते हैं वो पीडीएफ्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो यहाँ पर भी जल्दी से जुड़ जाइए। हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में जो है लास्ट क्लासेस में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड हम तक जाएंगे और अभी हमारा काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है रिसर्च में। हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो हमने चलाई थी उसका जो है सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। 10 क्वेश्चंस मतलब कि 4 ऑप्शन के साथ, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चंस लगभग। तो इसलिए आप वो भी वीडियो जरूर देखिए। और आज जो हम सेकंड पार्ट करेंगे यानी कि और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर हम। तो चलिए बिना समय गवाए हम जो है हमारी इस सीरीज को शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगी आपसे कि जो भी जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, नेट में नहीं बोलती हूँ इसीलिए जेआरएफ ही बोलूंगी, तो जो भी, क्योंकि हमारा एम क्या है, जेआरएफ है हमारा एम। तो जो भी जेआरएफ की तैयारी कर रहा है वो ये क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस रखने वाले हैं। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज प्लस ईक्यू, ईक्यू मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी एमईक्यू, क्यूज भी आपको मिलेंगे। तो जरूर ये सीरीज आप जरूर देखिए। मैं आपको 101% यहाँ पर श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये सीरीज देखी तो आपका रिसर्च का एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ से आप जो भी क्वेश्चंस करें वो आपको एग्जाम में काम में आए, ठीक है। तो जरूर ये क्वेश्चन सीरीज आपको देखनी है, छोड़नी नहीं है। तो जिसने लास्ट पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी जो है इस वीडियो के बाद जरूर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन 1 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, शोध सदैव यानी कि रिसर्च कैसा होता है ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा आंसर करना है। और मुझे एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। इससे मुझे पता चलता रहेगा ना कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कितना जो है आप लोग को ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, शोध सदैव है क्या है, पूर्व ज्ञान का सत्यापन है, यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास नॉलेज है, ऑलरेडी जो हमारे पास ज्ञान है पहले से, यानी कि अब बिना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप शोध करने जा रहे, रिसर्च करने जा रहे तो आपने स्कूलिंग भी की है, बीए भी किया है, एमए भी किया है, उसके बाद आप जो है रिसर्च करने जा रहे हैं, तो इतने टाइम पीरियड में कुछ तो ज्ञान यहाँ पे अर्जन किया होगा ना। तो वो ज्ञान का सत्यापन करना है, यानी कि जो जितना ज्ञान हमने अर्जन कर लिया है उसका उसका सत्यापन करना। बी पॉइंट है नूतन ज्ञान, यानी नए ज्ञान की गणवेषणा, जो नया ज्ञान हम ले रहे हैं, नया ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसके रिसर्च करना है। या फिर ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करना है, या फिर पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में जो गैप आ जाता है, उस जो इंटरवल आ जाता है, जो डिस्टेंस आ जाता है, उसकी पूर्ति करना ही क्या है, शोध है। तो क्या है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो चारों में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? देखिए, अब सिंपल सीधी सी बात है कि हमारे पास जो ऑलरेडी ज्ञान है हम रिसर्च करने जाएंगे उसका भी यूज करेंगे हम, ठीक है। नए ज्ञान का भी यूज करेंगे, उसकी भी नए खोज करेंगे, नया ज्ञान नई तरीके से सोचना, ठीक है। और ये जो है ये हमारे जो नया ज्ञान और पुराना ज्ञान, इसके बीच का जो अंतराल होगा वो भी क्या है, ये ज्ञान उसको पूरा करेगा, ठीक है ना, पूर्ति करेगा। तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर यही है, उपरोक्त सभी। तो यानी कि पूर्व ज्ञान का सत्यापन भी करेगा, नूतन ज्ञान की गणवेषणा भी करेगा, यानी कि रिसर्च भी करेगा, खोज करेगा नए ज्ञान की, और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति भी करेगा। जो ज्ञान में हमारे अंतराल आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है बीच में, दोनों के, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे भी जो है पूरा करता है कौन, शोध। जब हम शोध करने जाते हैं तब, यानी कि रिसर्च करने जाते हैं तब। आई होप सबका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, 10 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर आए थे, इसीलिए ये उसको ही आगे बढ़ा रही हूं मैं, इसलिए 11वां क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन 1 से क्यों नहीं शुरू हुआ है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जिन लोगों ने देखी है उसे उन्हें क्लियर होगा कि हम क्यों क्वेश्चन 11 कर रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम पहले से लास्ट वीडियो में कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का निरूपण निम्नलिखित में से उपेक्षित नहीं है या अपेक्षित नहीं है, यानी कि कब हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, कब हम हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है।
सर्वेक्षण पद्धति में यानी कि सर्वे मेथड के अंदर, यानी कि जब हम किसी रिसर्च के अंदर सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं, सर्वे करते होते हैं, सर्वेक्षण कर रहे होते हैं, तब हम परिकल्पना नहीं बनाते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन के अंदर नहीं बनाते, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर, प्रायोगिक अध्ययन के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, या फिर आदर्शात्मक रिसर्च के अंदर। तो किस रिसर्च के अंदर हमें जो है क्या, किस मेथड के अंदर हमें जो है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। इसका ये जो है हम पहले करके आए हैं, जिसने भी लास्ट वीडियोस देखी होगी उसे जरूर इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर है ऐतिहासिक विधि, यानी कि हिस्टोरिकल के अंदर हम किसी तरह की हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो तो बीत चुका है ना, ऑलरेडी हो चुका है। हम सिर्फ उसकी खोजबीन कर सकते हैं, जाकर कुछ नया ढूंढ सकते हैं, वहां पर जाकर नया तो क्या, जो चीजें हो चुकी है उसी की खोजबीन करते हैं, वही हिस्टोरिकल जो है रिसर्च होती है। तो यानी कि हमें वहां पर किसी तरह की हाइपोथेसिस अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है खास। तो अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो वो कौन सी वाली रिसर्च होती है, कौन सा मेथड होता है, ऐतिहासिक विधि। अदरवाइज बाकी सभी में सर्वे करने जाएंगे हम, तब भी हम माइंड में कुछ एक हाइपोथेसिस बनाकर जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल में भी बनाकर जाएंगे। ठीक है, तो बचता क्या है, ऐतिहासिक विधि यानी कि हिस्टोरिकल मेथड। तो आंसर देख लीजिए, बी ऑप्शन है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। निम्नलिखित में से कौन सा माप यानी कि कौन सा जो मेजरमेंट है, कौन सा मेजर स्केल है का सरलतम रूप है, कौन सा जो है माप का सरलतम रूप है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि हमने किया था ये स्केल्स, मेजरमेंट स्केल्स किए थे हमने, और मैंने आपको समझाया था एक पिक्चर के थ्रू ऐसे करके बॉक्सेस बनाकर समझाया था मैंने आपको। इससे याद आ जाता है अगर, तो आपको अच्छी बात है। ये मैंने आपको समझाया था कौन सा सबसे इजी होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशो। इस तरीके से मैंने आपको एक पिक्चर बनाकर, इस तरीके से एक ड्राइंग बनाकर आपको समझाया था कौन सा सबसे इजी होता है, नॉमिनल स्केल यानी कि सांकेतिक, क्रमवार यानी कि ऑर्डिनल स्केल, अंतराल यानी कि इंटरवल स्केल, अनुपात यानी कि रेशो स्केल। कौन सा सबसे इजी था, तो हमने किया था कौन सा, नॉमिनल। नॉमिनल में हमने किया था, नॉमिनल सबसे पहले होता है। ठीक है, नॉमिनल सबसे पहले होता है, उससे बढ़ते हैं तो कौन सा आ जाता है हमारे पास, ऑर्डिनल आता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखो नॉमिनल। अब थोड़ा सा मैं आपको क्विक एक बता देती हूँ छोटा सा, अदरवाइज जिसको समझना हो डीपली तो वो लास्ट वीडियो में देखेगा। नॉमिनल में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज बना देते हैं, नाम से, जेंडर से बना देते हैं, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज, क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स है कितनी बॉयज है, तो हम नॉमिनल का यूज कर लेंगे। इजी वे में हमने कर लिया कि इतने गर्ल्स है इतने बॉयज है। फिर हमें उन्हें ऑर्डर में लगाना है, अगर मतलब उनकी हाइट वाइज अगर हमें देखना है कि कितनी हाइट की लड़कियां हैं क्लास में या कितने ज्यादा लंबे लड़के हैं, तो ऑर्डिनल का यूज कर लेंगे वहां पर हम। ठीक है, थोड़ा डीप हो गया ना, ये इजी टू इजी होता है एकदम। फिर ये बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, डिफिकल्टी नहीं कहेंगे, या फिर थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर चीजें बढ़ती जा रही है, एड ऑन होती जा रही है। फिर इंटरवल, तीसरे नंबर पर आता है इंटरवल, और चौथे नंबर पे आता है रेशो। रेशो के अंदर रेशो जो है अपने आप में इन सबको समाहित कर लेता है, इसीलिए ये इस प्रकार का जो है ऐसा बनाया है कि ये जो तीनों है बाकी के वो सब किसके अंदर समाहित हो जाते हैं, रेशो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल सभी की चीजें, सभी जो है इसके अंदर स्केल आ जाते हैं रेशो के अंदर। और ये जो है जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब किसके अंतर्गत होते हैं, रेशो के अंदर होते हैं, यानी कि अनुपात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरलतम कौन सा रूप हुआ इसका, अब तक आप समझ चुके होंगे, तो वो कौन सा है, नॉमिनल स्केल यानी कि सांकेतिक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं किसी भी चीज का, यानी कि किसी भी मैंने एक बॉक्स के अंदर मान लो मुर्गे, और मतलब एक बड़े से बॉक्स के अंदर मैंने एक जगह पे मुर्गे रखे हैं, एक जगह पे मुर्गी रखी है, तो उन लोगों को मेल और फीमेल को अलग करना है, अगर हमें वर्गीकरण करना है तो हम नॉमिनल का यूज कर लेंगे। देखो बहुत ही इजी वे में, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो आप अपने मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है 10-15 क्वेश्चंस भी कवर नहीं कर पाएंगे अपनी वीडियो में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो और बोरिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या है, हमारे भारत में पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स के, यानी कि एक बीमारी एड्स के 1976, 1986, 1996 और तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी प्रतिचयन विधि पद्धति का उपयोग किया जाएगा। यानी कि देखिए एक सर्वे किया जा रहा है, सर्वे या फिर एक जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसके अंतर्गत हर 10 साल के बाद, देखिए 10 ईयर्स का इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना, 10 ईयर्स का इसमें क्या है डिफरेंस आ रहा है।
पहले 1976 में किया गया कि कितने महिलाओं और पुरुषों को क्या है, एड्स की जो है बीमारी है। तो 76 में किया गया, फिर 86 में किया गया, फिर 96 में किया गया और फिर 2006 में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो है ये इस तरीके का जो हमें एक सैंपल निकालना है हमारा, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे ये हम सब करके आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने किया था क्लस्टर प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन यानी कि सिस्टमैटिक कोटा, और स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। किस में जो है हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ये इस तरीके का जो है रिसर्च करने के लिए या इस तरीके का सर्वे करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट वीडियोस में देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि क्लस्टर, व्यवस्थित और कोटा में कोटा और स्ट्रेटाफाइड में किस तरीके से हम क्या करते हैं सैंपलिंग, तो आपको जरूर ये आंसर आना चाहिए। देखिए क्लस्टर में क्या होता है, हम ग्रुप बना लेते हैं लेकिन ग्रुप रैंडमली बनाते हैं। व्यवस्थित में क्या होता है, हम सिस्टमैटिक तौर पर चुनते हैं एक एक को, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 लोग खड़े हैं तो पहले एक को ले लिया, फिर एक को छोड़ा, दूसरे को लिया, फिर तीसरे को छोड़ा, एक को छोड़ा, दूसरे एक को लिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को ले लिया। ठीक है, फिर चौथे को छोड़ा, पांचवे को ले लिया। इस तरीके से क्या हो गया, सिस्टम चल रहा है, यानी कि 1 2। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट से समझा रही हूँ, लेकिन ये हम लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने 1 उठाया, सिस्टमेटिक वाला समझा रही हूँ, तो 2 को छोड़ दिया, फिर 3 उठाया, ये सिस्टम से चल रहा है ना, फिर 4 को छोड़ दिया, फिर 5th उठाया, इस तरीके से। तो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम से लेंगे, कौन सा वाला आपको बताना है कि कौन सी विधि इसमें प्रयोग होगी। कोटा में हमने किया था और स्ट्रैटाफाइड भी हमने किया था, तो आप बताइए कि कौन सी विधि इसका प्रयोग करेंगे। तो आंसर है इसका स्ट्रैटाफाइड यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसकी पिक्चर भी रखी है कि किस तरीके से समझ लेंगे। क्लस्टर नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमने जो है क्लस्टर में अलग तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं। व्यवस्थित भी नहीं होगा, सिस्टमैटिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हम उठा लेंगे कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। कोटा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बचता क्या है हमारे पास, हमारे पास बचता है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो यहाँ एक बार इसको पिक्चर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो है स्ट्रेटा बना लिए जाते हैं, स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। ग्रुप्स बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 बना लिया। अब यहाँ से जो है ये क्या करेंगे, इसमें जो है सर्वे करना शुरू कर देंगे और यहाँ से जो है निकालते जाएंगे एक एक करके। जैसे एक ग्रुप 1 में से निकाल लिया, पहले ग्रुप 2 में से निकाल लिया, फिर ग्रुप 3 में से निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाएगा, इन इन लोगों को क्या है, एड्स की प्रॉब्लम है। तो ये जो है हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसमें कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हमने किया है कौन सी विधि का, इसमें हमने किया है स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैंपलिंग यानी कि स्तरीकृत यादृच्छिक सैंपलिंग। यहाँ पर रैंडमली हमने क्या किए, ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, स्ट्रेटा बना लिए, जिसमें हमें शक हुआ या जिससे भी रिसर्चर को लगेगा कि हाँ ये है, तो उसने रैंडमली ग्रुप बनाए। वहां से उसने खोज करना चालू किया, वहां से उसने क्या किया, अपने इंटरव्यूज या क्वेश्चन सीरीज शुरू की। क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या बीमारी है, वहां से उसने अपने एक एक करके जो है, या एक एक दो दो जितने भी बीमार लोग निकले उनको वहां से निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। एक अच्छा अनुसंधान यानी कि एक रिसर्च बना रहे हैं तो वहां पर हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, साध्य होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए और नैतिक होने चाहिए। ऑप्शन सी, साध्य होने चाहिए, स्पष्ट, साधन और महत्वपूर्ण होने चाहिए। ऑप्शन डी, साध्य, स्पष्ट और नैतिक। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, देखिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल, अगर स्पष्ट ही नहीं होंगे, क्लियर ही नहीं होंगे, तो आप क्या बताएंगे अपने जो गाइड है, अपना जो आप कहीं पर भी जाएंगे पीएचडी करने के लिए, तो अनुसंधान के प्रश्न तो क्लियर ही होने चाहिए ना भाई। ठीक है, तो स्पष्ट होने जरूरी है। स्पष्ट किस किस में है, सभी में स्पष्ट है, चलिए ठीक है। महत्वपूर्ण होने चाहिए, महत्वपूर्ण भी सब में है, महत्वपूर्ण होना तो जरूरी है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमें लेने हैं, बेकार क्वेश्चन लेकर क्या करेंगे। और नैतिक भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सब में आ रहा है। अब जो एक चीज बचती है वो क्या है, हमारा साध्य होना चाहिए। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, साध्य होना चाहिए, साधन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साध्य होने चाहिए, यानी कि जो हमारा गोल है, यानी कि रिसर्च का जो मेन गोल है कि हमें ये काम करना है रिसर्च करके, ये जो है ये काम हमें करना है, तो उसका क्या होना चाहिए, उससे साध्य होने चाहिए, वहां तक पहुंचाने वाले होने चाहिए वो क्वेश्चन हमें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि साध्य होने चाहिए, वहां तक हमें पहुंचाए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए एकदम,
महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट होने चाहिए और एथिकल भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी गलत हमने लिख दिया और वो हमारा क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट है तो हम कुछ भी गलत लिख देंगे, नहीं, नैतिक होना भी बहुत जरूरी है, रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल इश्यूज हम पढ़ेंगे आगे अभी कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, प्रश्न संख्या 16, यानी कि एक शोध योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर है 16, क्या है एक शोध योजना, क्या है ये पूछ रहा है आपसे। शोध योजना है क्या, कैसी होनी चाहिए, या फिर एक शोध योजना विस्तृत होनी चाहिए यानी कि लंबी होनी चाहिए, मतलब लंबी नहीं कह सकते, विस्तृत यानी कि अच्छे से क्लैरिफाई होनी चाहिए, मतलब कि उसको अच्छे से सब चीजें उसमें ऐड ऑन होनी चाहिए ताकि सामने वाला पढ़े तो उसे समझ में आए। दूसरा, समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखी जानी चाहिए, यानी कि ऐसी ना हो कि हमने शोध योजना बना तो ली, यानी कि शोध का योजना बना ली लेकिन वो हम उसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं कि हम किसी को भी दिखा नहीं सकते कि उसके अंदर से वो कोई त्रुटि निकाल ना ले, है ना। तो कैसी होनी चाहिए, किसी के भी समक्ष हम रखे तो उसके अंदर कोई प्रकार की त्रुटि ना निकले और हमें कोई डर ना लगे कि इसके अंदर ये गलत चीज है। आगे ऑप्शन सी, शोध इनके लिए तर्कशील हो। शोध कैसा होना चाहिए, शोध कैसी हो, शोध शोध के लिए, सॉरी ये इनके लिए नहीं है, शोध के लिए कैसी होनी चाहिए, तर्कशील होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह के भी जो तर्क हो उसको काटे, वो ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ कह दिया और आपकी योजना पूरी खराब हो जाए, तो ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, विस्तृत होनी चाहिए, अच्छे से क्लैरिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, दूसरों के समक्ष रख सके और उस पर क्या है समीक्षा और टिप्पणी भी हो सके, ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि तर्कशील होनी चाहिए शोध, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए कि इसमें सभी जो है सभी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन, स्टीवन एक जो है हमारे विद्वान रहे हैं स्टीवन, उनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ रहा है, यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते। स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम, 4 स्तर अभी अभी कर कर आया हम ये क्वेश्चन, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो स्टीवन के अनुसार जो है 4 स्तरों में, ये किसने दिया है अब आपको ये भी पता चल गया। तो जो 4 हमने स्केल्स पढ़े हैं यानी कि मेजरमेंट स्केल्स पढ़े हैं वो चारों किसने दिए, स्टीवन ने दिए हैं, नाम याद रखना है, पूछ सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन कि जो किसने दिया है, तो स्टीवन ने दिया है। अब उसने किस तरीके से इसको रखा है, तो ऑप्शन है हमारे पास क्रमवार यानी कि ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशो और इंटरवल के, उसमें रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशो, ओ सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया, रेशो नहीं अंतराल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अंतराल होना चाहिए, यानी कि ऊपर जो ऑप्शन है वही अंतराल होना चाहिए, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, इसको मैं लिख देती हूँ, अंतराल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अंतराल। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए आप इतने, अनुपात, अंतराल, सांकेतिक और क्रमवार। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सांकेतिक, क्रमवार, अंतराल या फिर अनुपात। चलिए, तो बताइए क्या होना चाहिए, यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, तो क्या होना चाहिए, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले नॉमिनल होता है, फिर ऑर्डिनल होता है, फिर इंटरवल होता है और लास्ट जो है हमारा क्या होता है, अनुपात यानी कि रेशो होता है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, स्टीवन के द्वारा। देखो एक क्वेश्चन में से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन गए, किसने दिया है, स्टीवन ने दिया है। इसके हमारे को सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कौन सा इजी होता है और कौन सा डिफिकल्ट होता है, ये भी हमें यहाँ पर पता चल गया, और किसमें क्या होता है। तो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बार बार आता है। तो जब हमें शोध कर रहे हैं हम कोई, तो मौजूदा परिस्थिति यानी कि उस वक्त जो समस्या खड़ी हुई है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसे सॉल्व करने के लिए, तो क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व्यवहारक शोध या फिर प्रायोगिक शोध, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फिर व्यवहारक यानी कि अप्लाइड, और दूसरा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर, तो आपको पता होगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं ये वाला, लास्ट हम सीरीज, लास्ट जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखिए क्वेश्चन जो है यही रहता है, ऑप्शन भी यही आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन भी ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, लेकिन
क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो थोड़ा सा घुमा देता है, बस आपको वही समझना होता है। कभी पूछेगा आपसे तुरंत उत्पन्न समस्या, मौजूदा परिस्थिति, या फिर अचानक से उत्पन्न समस्या, कक्षा के ऊपर अंदर उत्पन्न समस्या, इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा। लेकिन आंसर सबका एक ही होगा, क्या? क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च। तुरंत हमें तत्कालीन समस्या को अगर सॉल्व करना है, यानी कि तुरंत उत्पन्न हुई समस्या को सॉल्व करना है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं, किसी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं हम, तब हमें किस चीज की जरूरत नहीं होती है? अवलोकन की, जोड़ तोड़ की, नियंत्रण की, या फिर विषय विश्लेषण की? किसकी जरूरत नहीं होती है? तो आई होप आपको ये पता होगा, बहुत ही ईजी है। देखिए, अवलोकन ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, नियंत्रित भी होती है, वो हमने पढ़ा है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि पूरी तरीके से कंट्रोल होता है किसका? रिसर्चर का। और विषय विश्लेषण भी जरूरी होता है, एनालाइज करना भी। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा आपके पास? बी। जोड़ तोड़ यहाँ पर जरूरी नहीं है, इस प्रक्रिया में इतना आवश्यक नहीं है, उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हुआ बी, यानी कि जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में, सामान्य जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? विश्वसनीयता को, रिलायबिलिटी को, वैधता को, वैलिडिटी को, प्रयोग को यानी कि एक्सपेरिमेंट को, और उपरोक्त सभी को। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? ये हम पढ़कर आ चुके हैं, जब हमने जो है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैलिडिटी, वैलिड होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी मशीन पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लो कोई वेट तोलने वाली, यही एग्जांपल मैंने आपको तब दिया था जब ये समझाया था, पहले भी मैंने आपको। तो किसी वेट तोलने, मतलब वेट करने वाली मशीन है कोई, उस पर कोई इंसान खड़ा होता है और बार बार उसका 60 किलो वजन आ रहा है, 50 किलो आ रहा है, अगर एक ही वजन आ रहा है तो वो रिलायबल है। लेकिन अगर मान लो मशीन ही खराब है और बार बार फिर भी वो एक ही दिखा रही है, लेकिन मशीन खराब है, वो आपको 4 किलो कम दिखा रही है, तो इसलिए वैलिड होना, रिलायबल होना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले क्या होना जरूरी है? सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? वैलिडिटी को, और उसके बाद रिलायबिलिटी को। तो आंसर हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का? यानी कि प्राथमिकता किसको दी जा सकती है? तो रिलायबिलिटी को या फिर वैलिडिटी को? वैलिडिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें मैंने जैसे कि बताया पीवाईक्यूज भी है, एमसीक्यूज भी है, और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पर आपकी इसी तरीके से हम जो है प्रिपरेशन करते रहेंगे। आगे आगे मैं क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगी। अभी जो है मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, 10 क्वेश्चन करके ही करेंगे हम, ताकि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, और जो है आराम से आप जो है एग्जाम आने तक बहुत अच्छे से काफी सारे क्वेश्चन हम जो है कवर कर लें। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में या किसी तरीके से आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और जो है मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं आप, उसके थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट हुए हैं, जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लग रही है आपको, समझ में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, और अगर आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और जरूर बताइएगा अगर कोई आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।